बेटे के लिए बोझ बनी विधवा माँ। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे दोस्तों के सामने ऐसे बार बार खांसी मत किया करो। ये क्या अच्छा लगता है कोई हमारे घर पर आए और तुम ऐसे खांसती रहो। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी इस खांसी की आवाज से परेशान होकर मेरे दोस्त जल्दी चले गए। एक दोस्त कह रहा था कि जब हम पहले आए थे तब भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी और अभी तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? उन्हें कोई गंभीर समस्या तो नहीं? नहीं तो हमें तुम्हारे घर आना बंद करना पड़ेगा। राजेश, तू अपने परिवार का जरा ध्यान रख, कहीं तेरी माँ की वजह से तेरे परिवार में कोई बीमारी न हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत आया कीजिए, राजेश ने बड़े गुस्से से अपनी माँ प्रभा जी से कहा। और पीछे से राजेश की पत्नी मीरा भी बोली, राजेश, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर हार गई, लेकिन इनके कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। सारे घर में ऐसे ही खांसते खांसते घूमती रहती है। इनसे तो इतना भी नहीं होता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करे। घर में दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम उनका ही ध्यान कर लेती। इनसे अपने कमरे में एक जगह पर बैठा ही नहीं जाता। प्रभा जी बोली, तुम दोनों के पास तो मेरे लिए इतना भी समय नहीं है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और ना ही मेरा इलाज कराने के लिए पैसे हैं। घरेलू इलाज कर करके थक चुकी हूँ, लेकिन खांसी में कोई आराम ही नहीं पड़ता है। मगर फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल नहीं ले जाते, उल्टा मुझसे कहते हो कि खांसी मत करो। भला खांसी क्या जानबूझकर करती हूँ? कितनी बार मैंने कहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखा आओ, लेकिन तुम दोनों को तो इस बुढ़िया की चिंता ही कहाँ है। मीरा हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, आप अपने कमरे से बाहर मत आया करो, बस इतनी मेहरबानी करो। हाँ, हमारे पास नहीं है आपके इलाज के लिए पैसे। अब हमारे भी बच्चे हैं, हम उनकी जिम्मेदारी को पूरी करें या फिर आपके ऊपर पैसे लुटाते रहें। वैसे भी आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, किसी काम की नहीं है आप। प्रभा जी बोली, मगर बहू, अभी तक तो घर के सारे काम तो तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो बस अपने बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र बिताई है, लेकिन मैंने इस मकान को घर बनाने में ही अपनी सारी उम्र बिताई है। घर के एक एक कोने को सजाया है मैंने। पूरे घर की साफ सफाई से लेकर रसोई को भी संभालती आई हूँ मैं। लेकिन आज जब इतने दिनों से ये बुढ़िया खांस रही है, तो किसी को जरा सी भी फिक्र नहीं है इस बुढ़िया की। राजेश बोला, माँ, मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों के आगे तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। अब तो अगर भगवान आपको उठा भी ले तो कोई बात नहीं। प्रभा जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ कि तेरे बाबूजी इस दुनिया से पहले ही चले गए, वरना वो आज अगर ये सब सुनते तो जीते जी मर जाते। हम दोनों ने जब तुझे पाला था तो कभी तेरे दादा दादी को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। मानती हूँ कि बेटों पर अपने बड़ों और छोटों दोनों की जिम्मेदारी होती है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि वह बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। लेकिन तूने तो आज यह सब कहकर साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। प्रभा जी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह के कड़वे बोल कैसे बोल सकता है? अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है, जब प्रभा जी अचानक से मीरा के कमरे में चली गई थी, तब अचानक से प्रभा जी को देखकर मीरा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चेन का डिब्बा नीचे गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे, यह तोहफा तुम्हारे प्यारे पति की ओर से। मीरा ने जल्दी से डिब्बा उठाया और अलमारी में रख दिया और घबरा कर बोली, माँ जी, आप यहाँ क्यों आ गई? क्या काम था?
मुझे बाहर बुला लेती। प्रभा जी बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का तोहफा देने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी माँ की दवाई के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या एक बहू की अपनी सास के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अब मैं अपने बेटे पर इतना बोझ बन गई हूँ कि वह मेरे मरने की राह देख रहा है। आखिर मुझ पर बेटा कितना खर्च कर देता होगा। लगभग 3-4 साल से तो मैंने एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, बल्कि घर का सारा काम करती हूँ वो अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन गई हूँ। यह सोचकर प्रभा जी बहुत रो रही थी। अपने बेटे के मुंह से ये सुनने के बाद तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उन्हें राजेश के बचपन के दिन याद आ गए। राजेश माँ प्रभा और सुशील जी का लाडला बेटा था। सुशील जी अक्सर ही कहते कि तुम देखना प्रभा एक दिन राजेश पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। जब राजेश सिर्फ 10 वर्ष का था तब सुशील जी की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रभा जी ने सिलाई कढ़ाई करके राजेश की पढ़ाई पूरी करवाई। राजेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जैसे तैसे करके पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन नौकरी नहीं की। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। प्रभा जी ने राजेश की शादी करवा दी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहू मीरा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसके 2 बच्चों के जन्म के बाद तो उसने घर का काम करना तो दूर, किसी भी काम को हाथ लगाना भी छोड़ दिया। घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उसने प्रभा जी पर डाल दी। प्रभा जी के कुछ भी कहने पर मीरा बात का बतंगड़ बना देती थी और राजेश के कान भर देती थी। धीरे धीरे राजेश भी मीरा के रंग में रंग गया और प्रभा जी को जो मुंह में आता वह उल्टा सीधा सुनाने लगा। प्रभा जी तो बहुत पहले ही अकेली हो गई थी, पर आज इतने कड़वे बोल उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी पड़ोस में रहने वाली उनकी एक सहेली रमीला उनके घर आई। वह प्रभा जी से बोली, एक खुशखबरी है प्रभा, कल ही हमारे गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। मैंने सुना है कि वो विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। उनके साथ उनका एक 6 साल का बेटा भी है। सुना है वो कुछ दिन भारत में ही रहेंगे, ताकि हम जैसे बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कर सके। प्रभा जी खुश होकर बोली कि क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे? रमीला बोली, मैं तो आज सुबह ही अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। प्रभा तू भी चल मेरे साथ, तुझे भी तो कितने समय से खांसी है। प्रभा जी रमीला के साथ उस डॉक्टर दंपति के पास पहुँची और अपना चेकअप करवाया। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह प्रभा जी से बोली, माँ जी आपको तो एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, इसलिए आप घर की साफ सफाई के काम से दूर ही रहिएगा। अगर आपको सफाई करनी भी पड़े तो अपने मुंह पर रुमाल बांधकर कर कीजिए। प्रभा जी बोली, मेम साहब मैं धूल मिट्टी के काम से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू तो घर के ऐसे किसी काम को बिल्कुल नहीं करती। ये सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। मुंह पर रुमाल बांधकर कर तो मेरा दम ही घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, प्रभा जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए इन सारे कामों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी खांसी हो गई है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो मैंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन आपको 1 हफ्ते तक रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा, ताकि मैं आप में हो रहे सुधार को देख पाऊँ। आप शायद ये नहीं जानती कि 1 महीने से ज्यादा खांसी जानलेवा भी हो सकती है। प्रभा जी बोली, डॉक्टर साहिबा वैसे भी मेरी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान चली भी गई तो मेरी चिंता करने वाला है ही कौन? वो तो खांस खांस कर बुरा हाल हो गया था।
इसलिए मैं इलाज करवाने आ गई। नहीं तो अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो गया है। उस लेडी डॉक्टर को प्रभा जी की बातों से आभास हो गया था कि वे बहुत दुखी है। प्रभा जी अब रोज उनके पास जाने लगी। तभी बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रोशनी है और वो दोनों डॉक्टर पति पत्नी इस गांव में कुछ दिन समाज सेवा करके वापस अमेरिका चले जाएंगे। प्रभा जी की रोशनी से अच्छी पहचान हो गई थी। उनकी खांसी में भी अब आराम था। रोशनी प्यार से प्रभा जी को बा कहकर बुलाती थी। प्रभा जी रोशनी के बेटे वेद को बहुत प्यार करती थी। कभी कभी उसके लिए घर से कुछ ना कुछ पकवान बना कर लाती थी जो वेद को बहुत पसंद आते थे। प्रभा जी ने रोशनी को सब कुछ बता दिया था कि उनके बहू और बेटे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रभा जी बोली कि रोशनी जी अगर आप ना होती तो मैं शायद अब तक एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे बेटा बहू मुझ पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते। रोशनी बोली, माँ जी ऐसे बहू बेटे को तो सबक जरूर सिखाना चाहिए। प्रभा जी बोली, बेटा इस उम्र में मैं उन्हें क्या सबक सिखाऊंगी। रोशनी बोली, आज के समय में सभी को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, जिससे वह किसी पर भी निर्भर ना रहे और ऐसे बहू बेटे को यह दिखा देना चाहिए कि वे कभी भी अपने माता पिता को कमजोर समझने की गलती ना करें। प्रभा जी को रोशनी की यह बात सही लगी। रोशनी प्रभा जी के जाने के बाद सोचने लगी कि काश मैं बाकी कुछ मदद कर पाती। वेद प्रभा जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर रोशनी ने प्रभा जी से हमेशा के लिए उनके साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। रोशनी बोली, माँ जी हम दोनों पति पत्नी का तो पूरा दिन अस्पताल में ही बीत जाता है। अगर आप वहाँ रहकर मेरे बेटे और रसोई का काम संभाल ले तो आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसे बेटा बहू के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। प्रभा जी पहले तो सोचने लगी, क्योंकि उन्होंने इस घर को 30 साल दिए थे, लेकिन फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए और वैसे भी ऐसे बेटा बहू के साथ रहकर अपने सम्मान को खोने से अच्छा यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाए। प्रभा जी ने तुरंत हाँ कर दी। प्रभा जी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। रोशनी ने फौरन उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। रोशनी ने प्रभा जी के अंदर एक आस जगाई थी, जिसकी वजह से प्रभा जी बहुत खुश थी। रोशनी प्रभा जी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, सिर्फ पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में ही सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और प्रभा जी हमेशा के लिए रोशनी के साथ अमेरिका आ गई। मीरा बोली, अच्छा हुआ बला टल गई। प्रभा जी अमेरिका जाकर वहाँ बस गई। पूरा दिन वेद और रसोई को संभालने के बदले में उन्हें पैसे और सम्मान दोनों मिलते। प्रभा जी के अपने बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर वह दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने प्रभा जी को माँ की तरह मान सम्मान दिया। रोशनी ने प्रभा जी को अपनी माँ की तरह स्नेह दिया। यहाँ आकर प्रभा जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। अब लगभग 15 वर्ष बीत गए थे। प्रभा जी को अमेरिका में आए हुए कि एक दिन अचानक उनके बेटे राजेश का उनके पास फोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ तुम्हारी बहू मीरा को ब्लड कैंसर है। मैं बहुत परेशान हूँ माँ। हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, शायद यह उसी की सजा है। माँ मुझे माफ कर दो। प्रभा जी इतने सालों के बाद अपने बेटे की आवाज सुनकर थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोली, लेकिन माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वो बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू मीरा का अच्छे से इलाज करवा सके। राजेश बोला, माँ बहुत मेहरबानी होगी आपकी।
प्रभा जी फोन रखकर सोचने लगी, इतने सालों बाद बेटे का फोन आया तो भी जरूरत के लिए। खैर उन्होंने रोशनी से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने बचा कर रखे थे, वह भारत अपने बेटे को भिजवाए। मीरा का इलाज उन्हीं पैसों से हुआ। जो राजेश और मीरा अपनी माँ को सम्मान भी ना दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना इलाज करवाया। प्रभा जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि अपने बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें एक नया मौका देगी। वो तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी इसी तरह बहू और बेटे के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन भगवान ने उन्हें फिर से एक मौका दिया और नया जीवन दिया जो वो आत्मसम्मान के साथ जी रही थी।